गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्रेया करेला नमस्ते इंडिया चैनल का अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप सबके बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर आप मैथमेटिक्स के साथ साथ हिस्ट्री के भी जीके के भी अगर आप टॉपिक लेते रहें तो आप बहुत बेटर। इसलिए मैं आज आपके सामने हर एग्जाम में आने वाला एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि एक तरह का संग्राम है, संघर्ष है। दोस्तों, पाश्चात्य इतिहासकार और भारतीय इतिहासकारों के बीच में 1857 की क्रांति को लेकर के बहुत बड़ा मतभेद है। भारतीय इतिहासकार, अधिकतर इतिहासकार इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम देते हैं, तो पाश्चात्य इतिहासकार कुछ कहते हैं ये सैनिक विद्रोह है, कुछ कहते हैं असंतुष्ट शासकों का विद्रोह है, कुछ कहते हैं किसानों का विद्रोह है, कुछ कहते हैं जनजातीय विद्रोह है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इसमें लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसलिए और दूसरी बात, ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण धीरे धीरे इसे किंतु संपूर्ण भारत में भारतीय जनता द्वारा पहली बार एक संगठित प्रयास था अंग्रेजों के विरुद्ध। दोस्तों, 1857 की क्रांति की थोड़ी शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसको लेकर के भी आपने कई प्रकार की बातें सुनी। सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत करने से पहले दो घटनाएं हैं, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी पुस्तकों के अंदर, कई बार सुना होगा कि 29 मार्च 1857 को चौतीसवीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट अब ये क्या है, हुआ क्या था कि जो बंगाल था, बंगाल के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है बैरकपुर। बैरकपुर की छावनी के अंदर, बैरकपुर छावनी थी, उस छावनी के अंदर जो सेना रहती थी, उस सैनिक टुकड़ी का नाम था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मतलब नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। पैदल सैनिक, ध्यान रखना दोस्तों, नेटिव इन्फेंट्री का मतलब क्या है? पैदल सैनिक। तो जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक, इसके अंदर लगभग 87% जो सैनिक थे, ज्यादातर इतिहासकारों के मतों के अनुसार 87% भारतीय सैनिक। कितने सैनिक भारतीय थे? 87% सैनिक कौन थे? भारतीय सैनिक। और शेष जो 13% बचते थे वो अंग्रेज सैनिक। ठीक है, कारण क्या बना कि 29 मार्च से पहले भारतीय सैनिकों को यह खबर मिली कि यहां पर इंग्लैंड में निर्मित एक बंदूक आ रही है, एक राइफल आ रही है। उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड, याद रखना दोस्तों, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल है वो 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में प्रयोग के लिए लाई जा रही थी। कहां बनी थी? इंग्लैंड में। बंदूक का क्या नाम था? एनफील्ड राइफल।
कहाँ लाई गई थी? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को काम में लेने के लिए दी जाती थी। घटना क्या घटी कि 29 मार्च से पहले ही भारतीय सैनिकों को ये खबर मिली कि जो बंदूक काम में ली जाएगी, जो बंदूक हमें दी जाएगी, उस बंदूक के अंदर जो उसका कारतूस होगा, जो गोली होगी डालने के लिए कारतूस होंगे, उस कारतूसों के अंदर गाय और सूअर की चर्बी, जो कारतूस है, कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगेगी, गाय और सूअर की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी लगेगी। इस गाय और सूअर की चर्बी लगने के कारण उस 34वीं जो सैनिक टुकड़ी थी, बंगाल में सैनिक टुकड़ी थी, उस टुकड़ी के अंदर भारतीय सैनिकों में मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। हिंदुओं के लिए गाय माता है, मुस्लिमों के लिए सूअर माने जाता है, इसलिए उन्हें धार्मिक भावना का ठेस पहुंचा। भारतीय सैनिकों को धार्मिक भावना क्यों? क्योंकि उस कारतूस को मुंह से तोड़ना पड़ता था और उन्हें पता था कि इस कारतूस की जो टोपी है उसके अंदर चर्बी लगी, चिकनाहट के लिए चर्बी लगा दी। सैनिकों को जब 29 मार्च को पता लगा कि हमें ये दिया जाएगा, उससे पहले मंगल पांडे एक ब्राह्मण थे और वो प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर जाया करते थे। कहते हैं कि मंगल पांडे पूजा अर्चना के लिए मंदिर जा रहे थे तो उस सैनिक सामने के अंदर सफाई करने के लिए हरिजन आया। जैसे ही मंगल पांडे को दीप बत्ती लेकर के निकले, वो हरिजन सामने आ गया। तो मंगल पांडे को देखते मंगल पांडे रास्ते से हटे, तो कहते हैं उस हरिजन ने मंगल पांडे से कहा कि महोदय आप मुझे देख करके तो रास्ते से हटे, लेकिन जो बंदूक आप काम में ले रहे हैं उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी लगी, फिर कैसे आप धार्मिक हो गए? इस बात से मंगल पांडे भड़क गए और पूजा को बीच में छोड़ा। शाम की संध्या वंदन के लिए जा रहे थे, ध्यान रखने को बीच में छोड़ा और वापस आए। वापस आकर के जैसे ही मंगल पांडे आए तो उस समय ग्राउंड के अंदर परेड की तैयारी चल रही थी। तो उस समय हियर से एक अंग्रेज अधिकारी था, सैन्य अधिकारी, हियर से, ध्यान रखना, हियर से वो ग्राउंड में खड़ा था। मंगल पांडे आते ही जो भारतीय सैनिक टुकड़ी परेड की तैयारी कर रही थी, मंगल पांडे उनको संबोधित करके भड़काने लगे। अपनी भाषा में उनको संबोधित कर रहे थे, अंग्रेजों की भाषा में भड़काने लगे कि तुम कैसे धार्मिक हो, तुम तो गाय और सूअर की चर्बी खा रहे हो, ये है वो है। जब ये बात ये ने सुनी तो उन्होंने मंगल पांडे को कहा कि रुक जाओ मंगल, ये गलत बात है। उन्होंने मंगल पर बंदूक तानी तो मंगल ने उन पर निशाना साध दिया। एक गोली उनको छूते हुए निकल गई। तब इस बात का पता किसी सैनिक ने जाकर के उससे बड़े अधिकारी बाघ को दे दिया। किसको दे दिया? बाघ को। तब तक मंगल पांडे ने दूसरी गोली चला दी। जैसे ही गोली की आवाज सुनी, बाघ अपने कक्ष से दौड़कर बाहर आया। तब तक मंगल पांडे ने दूसरी गोली येसे को ठोक दी थी। येसे वहीं नीचे गिर पड़ा, ढेर हो गया वहीं। जब इस बात का पता बाघ को लगा, बाघ दौड़ते हुए आया और मंगल पांडे को बंदूक और तलवार लिए देखा तो उसने पास खड़े सिपाही ईश्वर प्रसाद, याद रखना मंगल के बाद इसको फांसी दी गई थी, ईश्वरी प्रसाद और एक नाई था जिसका नाम था सेठ पलटू। ये वास्तव में पलटू ही था। ईश्वरी प्रसाद को आदेश दिया कि जाओ मंगल पांडे को पकड़ो। ईश्वरी प्रसाद ने कहा साहब मेरा अधिकारी यहाँ नहीं है, मेरा अधिकारी आएगा, मुझे आदेश देगा, मैं पकड़ूंगा। तब उस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पिस्टल निकाली और मंगल पांडे पर फायर कर दिया। जैसे ही मंगल पांडे पर फायर किया, मंगल पांडे ने अपनी तलवार निकाली और दे उसकी छाती में घोंप दी बाघ की। तो बाघ और हियर से दोनों वहीं ढेर हो गए। तब तक दूसरे अधिकारी आए और मंगल को पकड़ने के लिए कहा गया तो किसी ने नहीं पकड़ा। मंगल भी पूरी तरह घायल हो चुका था और
उस समय ये नारी का ध्यान रखना। शेख पलटू इसने मंगल पांडे को पीछे कमर से पकड़ लिया और मंगल पांडे को पकड़ करके बैरकपुर छावनी की जेल में डाल दिया। अब इस घटना से क्या हुआ? इस घटना से ये हुआ कि जितने भी भारतीय सैनिक थे उनके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है, धीरे धीरे क्या किया, ये 29 मार्च की घटना थी और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया था। उसके 2-3 दिन बाद की बात है कि कहते हैं 90 भारतीय सैनिकों को, मेरठ के 90 भारतीय सैनिकों को राइफल देना चाहा तो भारतीय सैनिकों ने वो लेने से मना कर दिया, क्योंकि उड़ता उड़ा वो समाचार है वो मेरठ चला गया। मंगल पांडे वाली घटना का मेरठ चला गया कि इस एनफील्ड राइफल के अंदर तो गाय और सूअर की चर्बी लगी है, इसीलिए है हमें वहां नहीं लेनी है इसको। तो जब 90 भारतीय सैनिकों ने 90 में से 85 भारतीय सैनिकों ने लेने से मना कर दिया, केवल 5 थे। उन 5 भारतीयों को छोड़ करके जो अंग्रेजों के गुलाम थे उनको छोड़ करके 85 भारतीय सैनिकों को 5 साल का कठोर कारावास दिया गया था। उसके बाद कारावास की सजा, उसके बाद भारतीय सैनिकों के अंदर ये असंतोष बैठ गया कि ये अंग्रेज अधिकारी हमें वैसे भी कमतर समझते हैं, क्यों ना हम इनके विरुद्ध विद्रोह करें। तब है 10 मई। कब? 10 मई 1857। ये ध्यान रखना, 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर, कहाँ? मेरठ, यूपी मेरठ। ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो मेरठ से हुई। घटना है ये पहले की, ये पृष्ठभूमि तैयार कर रही है क्रांति की, न कि क्रांति यहां से शुरुआत हो रही। बैरकपुर में मंगल पांडे ने भले ही इसकी शुरुआत कर दी, लेकिन क्योंकि इसमें किसी सैनिक ने किया था, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो क्रांति की विधिवत शुरुआत हुई थी। कहते हैं हुआ क्या था कि 10 मई की 1857 की संध्या को कि ये बात चली कि भारतीय जो असंतुष्ट सैनिक है उन्होंने है विद्रोह कर दिया। तब उसके पास में ही मेरठ के अंदर जो मेरठ कोतवाली है, मेरठ कोतवाली के उस समय थाना इंचार्ज थे धन सिंह गुर्जर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। धन सिंह गुर्जर थे उस समय मेरठ सदर बाजार का थाना था, उस थाने के इंचार्ज थे धन सिंह गुर्जर। वो क्रांतिकारियों से बहुत ही प्रभावित थे, बहुत ज्यादा। जब सारे उस समय के जब बात तो ये चल पड़ी थी कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, तो जो विद्रोही सैनिक थे वो कुछ आसपास के गांव के जो लोग थे, वो जैसे मेरठ की शहर की जनता, ध्यान रखना कौन कौन शामिल थे? शहरी जनता, असंतुष्ट सैनिक, पुलिस, वो ग्रामीण हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में मेरठ सदर कोतवाली के थाना इंचार्ज धन सिंह के नेतृत्व में रात के 2 बजे, कितने बजे? रात के 2 बजे 4 गांवों के नाम लिखते ना, एक तो है पांचली, घाट, नागला, गंगोल, ये गांव है। ध्यान रखना दोस्तों, इतिहास की बहुत प्रसिद्ध नाम है। हुआ क्या था, 10 मई को मेरठ के अंदर ये बातें फैली, कह सकते एक तरह की अफवाह फैली कि असंतुष्ट भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब मेरठ शहर की जनता, मेरठ शहर के असंतुष्ट सैनिक, मेरठ की पुलिस जो कोतवाली थाने की थी, सदर कोतवाली थाने की मेरठ में, पुलिस, सैनिक, शहर की जनता
और आसपास के गांवों के हजारों ग्रामीण जैसे पांचली गांव, घाट गांव, नागरा गांव और गंगोल गांव, यहाँ के लोगों ने धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में रात के 2 बजे मेरठ जेल पर धावा बोला। मेरठ जेल पर धावा बोला। कौन सी जेल पर? मेरठ जेल पर धावा बोला। और वहां मेरठ जेल के अंदर 836 भारतीय थे। 836 भारतीयों को आजाद करवाया और जेल को आग लगा दिया। समझ में आ रही है दोस्तों? क्या किया? 10 मई को यह खबर फैली कि मेरठ के अंदर अंग्रेजों के कुशासन के विरुद्ध, कुप्रबंधन के विरुद्ध, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध विद्रोह पनप गया है। तब मेरठ शहर के लोग, मेरठ शहर की पुलिस, मेरठ शहर के असंतुष्ट सैनिक व आसपास के गांव के हजारों ग्रामीणों ने मिलकर कोतवाली मेरठ के अंदर गए और वहां जो थाना इंचार्ज थे धन सिंह, वो पहले से ही देश प्रेमी थे, देशभक्त थे। कहते हैं कि धन सिंह के पिता पांचली गांव के मुखिया थे। किस गांव के? पांचली गांव के मुखिया थे। और जब उन्होंने, धन सिंह जब सिपाही बने थे, तो सिपाही बनने के बाद में धन सिंह के थाने के अंदर ला करके जो लोग कर नहीं दे पाते थे उनको अपमानित करते, उनको बड़ी यातनाएं देते। इससे धन सिंह अंदर से अंग्रेजों के खिलाफ पूरा जहर भरा, अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह भड़क चुके थे। वो मौका देख रहे थे और वो मौका उन लोगों ने धन सिंह को दिया। तो धन सिंह के नेतृत्व में सारे लोग मेरठ जेल के अंदर गए और मेरठ जेल के अंदर उस समय 836 भारतीय बंद थे। उन 836 भारतीयों को रिहा करवाया और जेल को आग के हवाले कर दिया। यहीं से क्रांति का सूत्रपात होता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहीं से क्रांति का सूत्रपात होता है। ये बात है 10 मई को। 10 मई की मध्य रात्रि को ही वे लोग यहां से निकलकर दिल्ली चले गए। कहां चले गए? दिल्ली। ध्यान रखना, यहां से चल के दिल्ली चले गए। 10 मई की रात को, 10 मई की रात को दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर के उन्होंने दिल्ली, उस समय भारत का जो शहंशाह था, हिंदुस्तान का जो राजा था वो था। अब मैं थोड़ी सामान्य जानकारी, क्रांति की शुरुआत हो गई। अब इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है, 10 मई को होती है। उस समय क्रांति का नेतृत्व किया था धन सिंह ने और उसकी पूर्व घटना है वो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने बाघ और हेर से नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार करके शुरू की थी। ठीक है, घटना पृष्ठभूमि वो है। ठीक है, अब मैं आपको ये क्रांति की शुरुआत, उस समय कुछ सामान्य जानकारी आपको दे देता हूं। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल, ये बातें आपको याद रखनी होगी दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना, इसकी नियुक्ति 1856 में हुई थी। इसके बनते ही ये 1857 की क्रांति हुई, ये 1862 तक रहा। ध्यान रखना दोस्तों, इस समय जब ये जो लॉर्ड कैनिंग था, 1858, याद रखना 1858 में 1858 की क्रांति हुई। क्रांति को दबा दिया गया। दबाने के बाद अंग्रेजी सरकार को ये लगने लगा कि भारत में भारतीयों के सहयोग के बिना शासन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। इसलिए उन्होंने भारत में कुछ परिवर्तन करने आवश्यक समझे। ध्यान रखना दोस्तों, 1857 की क्रांति से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत
वह सीधे महारानी विक्टोरिया या ताज या क्राउन का शासन यानी 1857 की क्रांति। लोग कहते हैं अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज और पाश्चात्य लोग क्या कहते हैं, ये तो कुछ नहीं था, केवल एक छोटा सा विद्रोह था। अगर छोटा सा विद्रोह था तो इतनी बड़ी कंपनी को अंग्रेजी सरकार ने खत्म क्यों कर दिया, उसके शासन का अंत क्यों कर दिया? अगर अच्छा चल रहा तो चले, सीधे महारानी के हाथ में शासन क्यों दिया? आप जानते हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया था उन्होंने, 1857 में कानून बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। याद रखना दोस्तों, 1858 में अंग्रेजी सरकार ने जो वहां की महारानी थी, उन्होंने एक संसद के अंदर एक कानून पास करवाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल का पद होता था, इस पद को समाप्त कर दिया और इसकी जगह भारत में एक बहुत बड़ा पद रखा गया। उस पद का नाम था वायसराय। वायसराय, ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न आया है कि गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त हुआ? 1858। किस कानून के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत शासन अधिनियम 1958 के तहत। उसकी जगह क्या बनाया? गवर्नर जनरल की जगह अब ये गवर्नर जनरल का ही पद होगा, अब ये क्या कहलाएगा? वायसराय। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय सचिव, भारतीय राज्य सचिव। हिंदी में कहें तो भारतीय राज्य सचिव। ध्यान रखना, अगर हिंदी में आ जाए कि वायसराय तो हिंदी में पहला भारतीय राज्य सचिव कौन था तो कंफ्यूज मत होता। या तो आप इसको भारत शासन अधिनियम 1958 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के स्थान पर अब वायसराय का पद होगा और इस वायसराय को भारतीय राज्य सचिव कहते हैं। और भारत का प्रथम वायसराय या भारतीय राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वायसराय या भारत राज्य सचिव लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखना, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगली कड़ी में हम दोस्तों इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए नई नई जानकारी लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।